ऑब्लिक क्यों नहीं होता? ऑब्लिक दैट्स अ काइंड ऑफ शेप। वही पीछे था ना हम लोग को, है ना? ऑन कर दिया क्लास। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके थे, आज हम इसके फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शन स्टार्ट करें। I'll ask questions from you also in the last because कुछ बच्चे जान के लेट आते हैं कि तब तक टेस्ट हो जाता है। Epithelial cells first है protect the underlying cells from dying, injury, bacterial or viral infections from the harmful effect of chemicals. Class, अगर आपकी बॉडी पे एक अच्छी कवरिंग है तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट है, राइट और नॉट? आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस। क्लास सबसे पहले हमारे पास ये है कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर ना कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी की कवरिंग बनाता है, जैसे कि स्किन। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के भी इनसाइड हमारे पास बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो आपका फूड पाइप है, आपकी फूड पाइप की लाइनिंग्स, आपकी किडनी की लाइनिंग्स, वो सारी लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट में आपके पास epithelial tissue help in the absorption of water and nutrients। ध्यान से सुनेंगे क्लास, ये आपका फूड पाइप है, तो ये जो फूड पाइप है आपके पास, यहां से आपका स्टमक, स्टमक से मैंने आपको बताया था you'll be having a small intestine, राइट? आपकी ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना डाइजेस्ट होता है, तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं खाने में से, वो बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो स्टमक में ये जो लाइनें मैंने बनाई हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनें बनाई है, ये लाइन में एपिथेलियल टिश्यू है। ये एपिथेलियल टिश्यू आप जो खाना खा रहे हो, खाने में से अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है? साथ ही जो आप पानी पीते हो, पानी का भी एब्जॉर्प्शन ये टिश्यू करता है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, सम वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी में अगर ये प्रेजेंट है तो किडनी में से वेस्ट को निकालने का काम करते हैं, और अगर हमारी फूड पाइप में प्रेजेंट है तो अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये बता दिया। Some epithelial tissues secrete a variety of the substance such as sweat, saliva and enzyme etc. Epithelial forming lung alveoli allow the diffusion of the gases between the blood and alveolar air. Now, आपकी स्किन से सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होती, आपकी स्किन से स्वेट भी निकलता है, तो हमारी स्किन से स्वेट को निकलने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करता है। जो एपिथेलियल टिश्यू ना हमारी स्किन से सेल स्वेट को निकालते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू बन जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स। अब सब जगह से स्वेट नहीं आता, हमारी बॉडी में कुछ एक पर्टिकुलर जोन्स है जहां से स्वेटिंग होती है। तो चिक स्वेट, चिक्स फेस पे टी जोन में होती है स्वेटिंग। टी जोन यानी फोरहेड, नोज, अपर लिप, लोअर लिप पे भी, यहाँ नहीं, चिन पे भी स्वेटिंग नहीं होती। ये नेक स्वेट, समटाइम इट स्वेट्स। हाँ, हाथों पे यहाँ स्वेटिंग होती है। अबे भाई बड़े बेकार इंसान हो, यहाँ नहीं होती कोई स्वेटिंग, ये एरिया स्वेट नहीं करता। हाँ, दिस जॉइनिंग एरिया समटाइम स्वेट्स। तो स्वेटिंग पाम पे होती है, बैक साइड नहीं होती, है ना? तो बैक साइड कोई ग्लैंड नहीं है, कोई स्वेट ग्लैंड नहीं है क्लास। और आपको पता है कभी कभी आपका ये जो टी जोन होता है ये ऑयली हो जाता है। ऑयली स्किन जिन जिन की है उनको ज्यादा ऑयली फील होता है, ऐसा लगता है पूरा स्किन ऑयली है ना? तो जो ऑयली स्किन जिनका रहता है उन्हीं को पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है, उनको पिंपल्स नहीं होंगे कभी भी लाइफ में। ऑयली स्किन वालों को पिंपल और ये सब बहुत, एक्ने प्रॉन ये सब रहता है। द रीजन इज यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स है बहुत सारे। उन ऑयल ग्लैंड्स में से ना अगर कभी ऑयल नहीं निकल पाता ना, तो वो जो ग्लैंड होते हैं ना जहाँ ऑयल फंस जाता है, वो ऑयल एक पिंपल बन जाता है। तभी इस पिंपल को कभी बस्ट करते हैं तो उसमें से ऑयल निकलता है। चलिए पढ़े आगे। तो आपकी स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कभी कभी अपने आप को मॉडिफाई हो जाते हैं और वो कुछ कुछ चीजें रिलीज करते हैं, जैसे स्वेट, एंजाइम्स। देखो हमारी स्टमक की जो लेयर है ना, ये स्टमक की लेयर है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। ये लेयर रिलीज करती है कुछ एंजाइम्स केमिकल। क्यों रिलीज करती है दीदी? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं एंजाइम्स, ठीक है? आगे आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू लंग एल्वियोली, पिछली क्लास में बता दिया था ना एल्वियोली। लंग में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आपका जो गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट? तो वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। पॉज कर दो बच्चे।
स्क्वामस, तुम्हारा डाउट भी है ना पूछना। क्लास पढ़े सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू कौन सा है जानवी? स्क्वामस। आप भी कल नहीं आए थे ना? Simple squamous epithelium consists of extremely thin and flat cells forming the delicate lining. Example, अभी मैं बोल रही हूँ तो बाद में अंडरलाइन कर लेना। Oesophagus and the lining of mouth. The skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent the wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called the stratified squamous epithelium. Okay. So class, squamous epithelium क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी बॉडी का वो एपिथेलियम है जिसमें फ्लैट और थिन सेल्स होते हैं। कृतिका, क्या बताया मैंने अभी स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में? कौन बताएगा? अभी जस्ट अभी क्या बोला मैंने स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में? प्राची, मतलब ये सुन नहीं रहे हैं क्लास के अंदर, दे आर सिटिंग एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सत्यम, जिसमें सेल्स फ्लैट और थिन होते हैं। या जिसमें सेल्स हमारे पास कैसे होते हैं? ऐसे फ्लैट और थिन, बहुत ही थिन, पतले पतले और फ्लैट सेल्स होते हैं। इनको जगाओ लड़की को, सीधे बैठो, ध्यान यहाँ पे दो, वरना ध्यान है टॉम एंड जेरी में टॉम कैसे फ्लैट और थिन हो जाता है कभी कभी, ऐसा तुम्हें फ्लैट और थिन कर देंगे हम अभी डंडे से मार के। तो ये देखो सेल्स कैसे है, फ्लैट और थिन, है ना? ये कौन सा एपिथेलियम है? स्क्वामस। याद रखना स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है? ये ओइसोफागस, ओइसोफागस जिसका नाम है ओइसोफागस, जिसे बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। और लाइनिंग ऑफ योर माउथ, लाइनिंग ऑफ योर माउथ, आपके माउथ की जितनी भी लाइनिंग है, जहां जहां तक टंग आप टच कर पा रहे हो, यहाँ सब जगह एपिथेलियल टिश्यू है। Lining of your mouth is having epithelial tissue. Oesophagus, food pipe is having epithelial tissue. Are you getting my point? और epithelial tissue में कौन सा epithelial है यहाँ पे? कौन सा? Squamous. Squamous. कभी कभी squamous को बोलते हैं stratified squamous. याद रखना कौन सा? Stratified. ये stratified squamous होता है हमारी स्किन में, क्योंकि हमारी स्किन में ये squamous एपिथेलियम के सेल्स ऐसे लेयर में होते हैं, दिख रहा है? और ये इतनी लेयर्स में क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। हमारी स्किन ऐसे पतली सी लेयर होती तो शायद ऐसा होता, हल्का सा जैसे ही मैं मार्कर भी टच करूं तो कट जाती, बट इट हैपेंस नो। कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई मार भी देता है ना, आप पिट भी जाते हो। जैसे मम्मी अगर लगाती है आपको एक, तो मम्मी का हाथ यहाँ से यहाँ पे निकलता सीधा, समझ रहे हो? मतलब क्रॉस कर जाता, स्किन इतनी पतली होती तो। बट आपकी स्किन स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग की वजह से क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में कौन सा स्क्वामस है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। वो होते हैं जब हमारे स्किन, हमारे एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के लेयर एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। सेल्स के लेयर के सेल्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, हमारी स्किन में कौन सा एपिथेलियम है? स्क्वामस। पर वो स्क्वामस एपिथेलियम मॉडिफाई हो गया, क्योंकि खाली एक स्क्वामस एपिथेलियम नहीं, बहुत सारे स्क्वामस एपिथेलियम है एक के बाद एक, और उनको बोला हमने स्ट्रैटिफाइड। क्यों बना स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम? क्योंकि ये लेयर बाय लेयर अरेंज होके हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन। पॉज करो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बेटा जैसा नाम है ना, इनका काम भी वैसा है। क्यूबॉइडल, क्या समझ आ रहा तुम्हें क्यूबॉइडल से? क्यूब लाइक शेप होते हैं सेल्स की, ठीक है? लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। सेल्स कैसे है? क्यूब लाइक। इनकी न्यूक्लियस राउंडेड होती है, वही सर्कल फॉर्म में, स्फेयर फॉर्म में होती है। फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, यहाँ से। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, provide the mechanical support. It also help in the absorption, excretion and secretion. ध्यान से सुनेंगे। ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ये क्वेश्चन आप लगा लो कि आपके हर स्कूल के पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूटी नहीं तो फाइनल्स, फाइनल्स नहीं तो वैसे कभी रैंडमली टीचर क्लास टेस्ट में पूछ सकती है। तो है क्या ये सेल्स? ये सेल्स पहले तो इनकी अरेंजमेंट ऐसे कुछ क्यूब लाइक होती है, दिख रहा है आपको? ऐसे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स स्पेशली प्रेजेंट है किडनी लाइनिंग्स में, और कहाँ पे?
डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये डक्ट कहाँ है अभी बताते हैं। आपके माउथ में जितना भी कहीं अभी थोड़ा बहुत पानी है, जो भी लिक्विड है उसको स्वेलो कर लो अंदर, बिल्कुल बोलेगा कोई भी नहीं, और माउथ को बिल्कुल बंद बिना मूव करे टंग को रखना है। नोटिस करो पानी कहां से आ रहा है, बलून टंग के नीचे से। एब्सोल्युटली राइट। कहाँ बलून कहाँ गए, कह रहे बलून में से आ रहा है। कहाँ बलून है भैया, कहाँ बलून है? अभी उनका बलून बाद में। तो क्लास टंग के नीचे से पानी आ रहा है मेजॉरिटी। कुछ कुछ यहाँ से भी फील होता है, साइड से भी, यहाँ से भी होता है ना, साइड जो हमारे चीक्स है। तो यहाँ पे वो टंग के नीचे ना छोटी छोटी हमारे ट्यूब्स होती है और उनमें होल्स होते हैं। वो ट्यूब तो अंदर है माउथ के, पर उनके होल है ऊपर, और वो होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। जब भी ग्लैंड वर्ड में बोलूं, इफ आई टॉक अबाउट ग्लैंड, 9th क्लास पॉज करना एक बार, बढ़िया आए जरा। तो हमारे टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड, लाइवरी करना, उसको बंद कर दो भी, बस कर दी। क्लास आपके माउथ में ना बहुत लोग ये बोलते हैं खाने को चबा के खाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? एक मिनट ऐसे नहीं, हाँ ऋषि, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से हम अब्सॉर्ब कर पाएंगे और डाइजेस्ट, ताकि खाना अच्छे से चर्न हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, स्टमक ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके चीजों को। ओके दीदी, ताकि जो हमारा फूड है और सलाइवा वो साथ में एक साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो सलाइवा से क्या काम करना है? दी जो सलाइवा होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, ताकि पूरी बॉडी में सब हमारे स्टमक में जाए तो वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ध्यान से सुनो, कहीं काफी हद तक आप लोग उसके नियर और सही आंसर पे पहुंच चुके हैं। हमारे माउथ के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में से स्टार्च का डाइजेशन 90 to 80% माउथ में ही हो जाता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जब हम अच्छे से चबाएंगे नहीं तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि चबाने से वो खाना हमारे माउथ में सलाइवा जो अभी आपके टंग से जिस लिक्विड निकला उस लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, और वो लिक्विड से हमारा खाना, खाने का कौन सा हिस्सा डाइजेस्ट होता है? स्टार्च। और स्टार्च से मिलता है ग्लूकोज और उससे हमें ताकत मिलती है। तो क्यों ऐसे कहते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट फूड है वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं? पोटैटो, राइस, क्योंकि स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर आप चपाती ले, रोटी ले, उसको थोड़ी देर तक चबाते रहे तो आप नोटिस करना वो बिल्कुल, मतलब इसका कोई सब्जी ऐसा कुछ मत लेना, आप नोटिस करना वो जो चपाती है वो मीठी हो जाएगी। द रीजन इज कि आपके माउथ में डाइजेस्ट होके उस चीज का ग्लूकोज बन चुका है। ठीक है, विल गोइंग टू लर्न इट लेटर ऑन। तो माउथ में जो ये करामात किया, जिसने सलाइवा निकाला, वो थे सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। आगे आते हैं। तो इसका काम हुआ एब्जॉर्प्शन करना, जहां जहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। किडनी में काम क्या करता है? किडनी में क्यों प्रेजेंट है? किडनी में एक्सक्रीशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, दोनों काम करता है ये जो टिश्यू होता है किडनी के अंदर। और एक फंक्शन इसमें और लिखा हुआ है सिक्रीशन। सिक्रीशन वाला काम कर रहा है ये हमारे माउथ में, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। समझ में आया? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम के टिश्यू हमारे किडनी में प्रेजेंट है, तो किडनी में एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या? ब्लड की इंपॉर्टेंट चीजें, और एक्सक्रीट कर देते हैं ब्लड से वेस्ट। और हमारे माउथ में होते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड बन के सिक्रीट करते हैं सलाइवा। फंक्शन क्लियर हो गया? कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आता है एग्जाम के अंदर। कॉलमिनार एपिथेलियम, नाम से जैसा है ना, कुतुब मीनार जैसा नाम है कॉलमिनार, है ना? तो मैंने ये वर्ड तुम्हें हंसाने के लिए नहीं बोला बच्चों, स्टैंड अप कॉमेडी करने का कोई हमारा मन नहीं है, क्योंकि ये कुतुब मीनार जैसे सेल्स होते हैं इसके, तो मैंने याद रखवाने के लिए बोला। इसके बहुत लंबे टॉल सेल्स होते हैं, तो द सेल्स आर लाइक somehow cells are like that. तो सेल्स भी कुछ कुतुब मीनार जैसे लग रहे हैं, लंबे सेल्स हैं। अब पूरा कुतुब मीनार बनाए मतलब उसके जितने सेल्स बनाए नहीं दीदी। तो सेल्स आर नॉर्मल सेल्स की कंपेयर, नॉर्मल सेल्स हम लोग इस तरीके से बनाते हैं,
नॉर्मल के कंपैरिजन में अगर ये ऐसे बनेंगे तो आर दे टॉलर, देयर टॉलर सेल्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय कॉलमिनार एपिथेलियम। ठीक है, पॉज करेंगे एक बार। बढ़िया क्यों बोल रही हूँ मैं, ऑन कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलमिनार एपिथेलियम में हमने पढ़ा सेल्स आर टॉल which are pillar like मतलब जैसे वो कुतुब मीनार इज अ काइंड ऑफ पिलर, इस तरीके की शेप के होते हैं। हैविंग elongated न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी राउंड नहीं होती, न्यूक्लियस भी थोड़ी लंबी होती है। अगर मैं इसकी न्यूक्लियस ऐसे बनाया बट एक्चुअली द न्यूक्लियस इज समहाउ लाइक, आप देख रहे हो न्यूक्लियस भी थोड़ी बड़ी है बच्चों, तो इट्स लाइक दैट। फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, पक्का पेपर में आता है इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग। इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कौन से टिश्यू होते हैं? कॉलमिनार। क्लियर हो रहा है? लार्ज और स्मॉल दोनों में? हाँ, दोनों इंटेस्टाइन में। कॉलमिनार एपिथेलियम होता है जहां पर ये क्या काम करता है? एब्जॉर्ब करने का, अच्छा खाना एब्जॉर्ब करेगा और केमिकल सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। बेटा नींद आ रही है ना? चैप्टर थोड़ा बोरिंग है पर अपने ही इंटेस्टाइन समझ के पढ़ो। तो सुनो ध्यान से, जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है ना, बहुत मेहनत लगती है खाने को डाइजेस्ट होने में। ऋषि यादव के साथ जो भी बैठा सीधे बैठे, आप खाना नोटिस करो आप क्या खा रहे हो और क्या वेस्ट है। कैन यू कंपेयर? उस खाने को वो प्रोसेस तक पहुंचाने में मेहनत लगती है, तो मेहनत से ऐसे कहते हैं ना, आप हर मेहनत में खून पसीना एक होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही जब डाइजेशन हो रहा होता है तो हमारी बॉडी बहुत कुछ निकालती है बॉडी से, वो है एंजाइम्स। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमिनार एपिथेलियम है तो कॉलमिनार एपिथेलियम के दो काम है, एक तो खाने में से अच्छी चीजें और साथ ही खाने को डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल्स मतलब एंजाइम्स को बाहर रिलीज करना। क्लियर हो गया? मैं पूछूंगी अभी मैंने क्या पढ़ा है ना। सिलिएटेड एपिथेलियम ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। सुनो ध्यान से, सिलिएटेड एपिथेलियम बहुत मजेदार है। देखो तो आप लोग जब क्लास ध्यान से समझेंगे, आपने नोटिस किया है जब आपको कोल्ड होता है तो आपका ये पोर्शन है ना, यहाँ कफ भर जाता है, नोज तक भी आ जाता है वो बाबर। कोल्ड में ऐसा प्रॉब्लम होती है हमें। अब ये जो कफ है ना यहीं तक रहता है, लंग तक नहीं पहुंचता। बहुत काम के हैं ये सेल्स, ये कफ को तो आगे नहीं बढ़ने देते क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स के ऊपर ऐसे हेयर लाइक चीजें लगी होती है, देख रहे हो? मतलब कुछ ऐसा कि लाइनिंग में दोनों तरफ सेल्स हैं और सेल्स के बाहर बहुत सारी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो एक तो कफ को भी मूव करने में हेल्प करती है, नीचे नहीं जाने देती। साथ ही जब हमारी एयर जा रही होती है ना अंदर, तो उस एयर में कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह ना हो उसको भी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो याद रखना, सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जिन सेल्स के ऊपर ऐसे हेयर लाइक अपीयरेंस सीलिया लगा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है। In the respiratory tract, columnar epithelial tissue also has cilia. एक चीज और, ये जो कॉलमिनार है ना, इनके ऊपर भी सीलिया लग जाता है तो इनका नाम बदल जाता है, ये होते हैं सिलिएटेड कॉलमिनार। क्लियर? कभी कभी इन लंबे लंबे सेल्स के ऊपर भी सीलिया लग जाता है आशु, तो इन्हें बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमिनार सेल्स। आशु का बेटा उस साइड है, वरुण है वहां तो। अच्छा, which are the hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move. बताया ना मैंने, ये cilia क्या कर सकते हैं ऋषि यादव? मूव कर सकते हैं, cilia ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, आप रियाज खड़े हो ना बेटा, ऐसे ही पढ़ेंगे, थोड़ा नींद आ रही है that's why. और don't lean on the wall, be straight. The columnar epithelium facilitate the movement across the epithelial barrier. साथ ही ये किसी भी चीज की मूवमेंट को कराने में मदद करता है। से एयर जा रही है तो एयर आराम से मूव कर पाए। हमारे यहाँ पर अगर कफ बन गया है तो उस कफ को आउटर बाहर निकालने में, इसलिए नोटिस करो बार बार कफ ऊपर की तरफ आता है।
खांसी होती है तो कफ ऊपर की तरफ अपने आप आ जाता है। अभी हम अपना क्लीन करके आए थ्रोट पे, थोड़ी देर में कफ ऊपर आ जाएगा। अभी नोज क्लीन करके आए, फिर कफ ऊपर आ जाएगा। मतलब लगता है बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना चाहिए कफ। तो बॉडी को सब समझ आता है, वो कफ को अंदर नहीं आने देती लंग्स के पास, क्योंकि अगर कफ आपका लंग्स में पहुंच गया तो निमोनिया कंफर्म है। निमोनिया हो जाएगा कंफर्म 110%। और हो सकता है कि लंग्स ब्लॉकेज हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो। बच्चों के जैसे ऐसे हिलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनका निमोनिया बहुत ज्यादा मतलब ट्रॉमेटिक हो जाता है। What I want to say is कि ciliated epithelium बहुत कमाल के हैं। इनमें सेल्स में क्या होता है आज? ciliated epithelium में सेल्स में क्या होता है ऋषि? सीलिया क्या होते हैं तन में? They are hair-like projections. What they do? क्या करते हैं हमारी बॉडी में? कफ को नहीं लिखो, चीजों को इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ciliated epithelium? हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जल्दी जल्दी पूछो अब तुमसे, स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन। साथ में हमारे माउथ की लाइनिंग, धीरे धीरे, डराना नहीं है। और फूड पाइप की लाइनिंग में होता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट होता है? किडनी में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉलमिनार, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा सिलिएटेड, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ये सारे एग्जांपल आपके पास पेपर में आएंगे, कौन कौन सा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक। ग्लैंडुलर एपिथेलियम लास्ट है। ग्लैंडुलर नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ ग्लैंड से रिलेटेड चीजें। ग्लैंड, जहां जब मैं वर्ड ग्लैंड बोलूं तो याद रखना वहां से हार्मोन निकलना है, वहां से स्वेट निकलना है, वहां से केमिकल निकलना है, वहां से एंजाइम्स निकलने हैं। जिसको भी नींद आएगी उसको मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा करूंगी, आई थिंक उसके बाद वो बच्चा थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। और क्योंकि ये नींद आने वाला प्रोसेस इज क्वाइट नेचुरल। अमन सीधे देखो। Sometimes epithelial cells acquire the additional specialization. कभी कभार हमारे epithelial tissue के cells में अलग से specialization आ जाती है, इसको gland cells बोलते हैं, which can secrete the substance at the epithelial surface. A portion of epithelial tissue fold inwards and form multicellular gland called glandular epithelium. इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, यहाँ तक, epithelial surface तक, सिर्फ surface तक पढ़ना है। लास्ट सेकंड लाइन, क्या मैंने आपको बताया, कभी कभी हमारे एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स स्पेशल बन जाते हैं। वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं, कोई ना कोई एंजाइम रिलीज करते हैं, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करते हैं, तो हम उनको नॉर्मल एपिथेलियम नहीं बोलते, बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कहाँ होते हैं? हमारे नोज पे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दे आर ऑन द नोज, secrete the sweat, राइट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दे आर ऑन द, कुछ के चिक साइड भी होते हैं, ऑयल secrete करते हैं, ऑन द फोरहेड। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारे स्टमक में भी है, ये रिलीज करते हैं स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स। कितने बच्चों को क्लियर हो गया सारा? ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा नाम है वैसा काम करेगा, बॉडी में कनेक्शंस करता है। पॉज करो, मैं क्लीन कर देती हूँ, ध्यान दो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू। जैसा काम है, जैसा नाम है वैसे ही काम करेगा, चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। स्टार्ट करें रीड करना, जहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी वहीं से किसी बच्चे से पूछ सकती हूँ। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो नसें भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में ऑर्गन टू ऑर्गन लिंक कर रहा है। मैं बस पढ़ाने वही वाली थी, अभी समझो, धीरे धीरे समझोगे इसको। जैसे मैं ये बोलूँ आपका ब्रेन का क्या कोई कनेक्शन है आपकी फीट से? तो वो कनेक्शन कौन बना रहा है? वो तो नर्व्स बना रही है, न्यूरॉन बना रहे हैं, पर न्यूरॉन्स तो बना रहे हैं, नर्व्स तो बना रहे हैं, ब्रेन का कनेक्शन है। पर आपको पता है एक चीज और भी है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिससे हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है, वो है ब्लड। पूरा हर जगह वो फ्लो करता है। ब्लड बोल तो दिया, आप सो रहे हैं शायद, मैं ब्लड बोल दिया। तो ब्लड इज अ कनेक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सत्यम। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। देयर इज आल्सो अनदर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच वी कॉल लिम्फ। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया। देखो आपके हाथ में ना ये हिस्से की बोन अलग है एंड दिस बोन इज अलग। शोल्डर में भी आपके पास यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, शोल्डर जॉइंट्स है। नी में भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट होता है ना। हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू में आती है।
बोन्स भी जोड़ती है, वो हमारे बॉडी को फॉर्म करती है. So we are going to learn that, ठीक है, different types of connective tissues. So हमारे पास है the connective tissue is a specialized tissue that connect the various body organs. It can, अभी जो मैंने बोला वही क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है. It can connect bones to each other. बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाती है, मसल को बोन से जोड़ता है. बाइंड टिश्यू, टिश्यूज को आपस में बाइंड करता है. ध्यान सुनो, एक टिश्यू है यहाँ पे, एक और टिश्यू है, उन दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, यस, इट गिव्स सपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर्मिंग अ पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के आसपास पैकिंग करके टिश्यूज की बॉडी को सपोर्ट देता है. कनेक्टिव टिश्यू तो सबसे बड़ा सपोर्ट दे रहा है ना. बोन्स आ रही है इसमें, अमन बोन्स आ रही है, तो बोन्स गोना सपोर्ट योर बॉडी. ठीक है, चलो, तो हमारे पास इसके टाइप्स है. अभी पहले आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स लिविंग होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं. क्लास मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप होता है. ठीक है, लूजली स्पेस्ड होता है. एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड और डेंस और रिजिड. ये बहुत अच्छा है, सुनो ध्यान से. अगर मैं तुम्हें बोलूं ना कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको दो, जिसमें ऊपर वाला डायग्राम देखा, बहुत सारी डिफरेंट चीजें इकट्ठा करके एक साथ रख दूं अगर मैं, तो उससे कनेक्टिव टिश्यू में कोई एक सेल नहीं है ऐसे, समझ रहे हो. एपिथेलियल के जैसा नहीं. एपिथेलियल तो एक जैसे सेल्स की ग्रुप था, है ना, एक जैसे सेल्स का ग्रुप था. पर आप कनेक्टिव टिश्यू का अगर ये डायग्राम देखो तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा. देखिए क्या क्या दे रखा है, रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल. तो ये तो खतरनाक सा है कनेक्टिव टिश्यू. बट आई मेक यू वेरी सिंपल. अभी तो क्योंकि टाइम हम लोगों के पास ऑलमोस्ट ओवर है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. बस अभी इतना समझो कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है. और उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं हम लोग, इस जेली लाइक टिश्यू को बोलते हैं, जेली लाइक चीज को बोलते हैं मैट्रिक्स. मतलब तुम्हारी बॉडी में जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू है ना, वहां एक लिक्विड भी है उसके साथ. वो लिक्विड है मैट्रिक्स. वो लिक्विड काफी हार्ड भी हो सकता है और काफी लूज भी हो सकता है वो लिक्विड. दोबारा बोलूंगी और सुनोगे भी मैंने क्या बोला. आपकी बॉडी में जहां जहां भी कनेक्टिव टिश्यू है ऋषभ, वहां कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जो प्रेजेंट होता है, वो कहां प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, इन अ लिक्विड. एंड दैट लिक्विड और दैट मैट्रिक्स कैन बी, ये मैट्रिक्स कैन बी डेंस हो सकती है, यानी कि हार्ड या रिजिड. हाँ, रिजिड का मतलब हार्ड है और डेंस का मतलब भी हार्ड ही है यहाँ पे. और ये मैट्रिक्स काफी लूज भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है. समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर? अभी टाइम है अभी टाइम. आगे देखो क्लास. The nature of the matrix differ with the functions of the particular connective tissue. बेटा डिपेंड करता है कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अकॉर्डिंगली नेचर अलग अलग होता है. दीदी मैट्रिक्स हार्ड होने के बाद सॉफ्ट हो सकती है? नहीं, एक बार जिस कनेक्टिव टिश्यू की जैसी मैट्रिक्स है वो वैसी रहेगी. जैसे बोन्स की मैट्रिक्स बहुत हार्ड है. बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स हार्ड है, इसलिए बोन्स हार्ड होती है. समझ में आ रही बात? हाँ, नहीं. In animals, connective tissue are of 5 type. बेटा अंडरलाइन कर लेना. एरियोलर, लूज, डेंस रेगुलर, एडिपोस, स्केलेटल एंड वास्कुलर. एरियोलर, लूज, डेंस रेगुलर, देन उसके बाद आपके पास है एरियोलर, देन उसके बाद एडिपोस है, स्केलेटल है एंड वास्कुलर है. सबसे बड़ा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, सबसे बड़ा एरियोलर रूज, एरियोलर, लूज, डेंस रेगुलर, एडिपोज, अरे ठीक कर लेना, वास्कुलर और स्केलेटल. बेटा स्केलेटल वाले में पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज. वास्कुलर वाले में पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ. एरियोलर, डेंस रेगुलर और एडिपोज. एडिपोज में सारा फैट टिश्यू आएगा बेटा, सारा फैट स्टोरिंग टिश्यू आएगा. जहां जहां बॉडी में फैट है ना, वहां एडिपोज टिश्यू होता है. जहां जहां बॉडी में ब्लड है, लिम्फ है, लिक्विड पार्ट है जहां पे वास्कुलर.
जहां बॉडी में बोन्स है, स्केलेटल टिश्यू, ये दोनों का क्या काम है, इनको अभी हम लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छे से डिटेल में पांचों टिश्यूज एक साथ करा के खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट क्लास है। अगर आप एब्सेंट हुए तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्लास, ठीक है।